एक ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव पेशेंट लगभग 10 से 15 नए टीबी पेशेंट को जन्म देता है। गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर श्रुति श्री, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, करेंटली वर्किंग एट रामा हॉस्पिटल सेक्टर 61 नोएडा। आज हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी भी कहते हैं, ये एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है। एक ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव पेशेंट लगभग 10 से 15 नए टीबी पेशेंट को जन्म देता है। डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। अगर टीबी के कीटाणु फेफड़ों में हो तो उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं, और फेफड़ों के अलावा किसी और ऑर्गन को इन्वॉल्व करें तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। जैसे ब्रेन का टीबी हो गया, यूट्रस का टीबी हो गया, किडनी का टीबी हो गया, या फिर कोई गांठ का टीबी हो गया। अगर एक साथ टीबी के कीटाणु दो ऑर्गन में प्रेजेंट हैं तो उससे डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। रिस्क फैक्टर पे आते हैं। ये मेनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे डायबिटिक पेशेंट, HIV पॉजिटिव पेशेंट, कोई कैंसर का पेशेंट हो, या कीमोथेरेपेटिक एजेंट ले रहा हो, या स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रहा हो, या कोई माल नरिश्ड इंडिविजुअल। टीबी इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल में भी देखे जाते हैं। अगर कोई इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल टीबी पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में रह रहा हो, या वो ओवर क्राउडेड एरिया में रहता हो जहाँ पे सैनिटेशन पुअर हो, वेंटिलेशन पुअर हो। ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ये मेनली एयरबॉर्न डिजीज़ है। ये किसी टीबी पेशेंट के खांसने, छींकने या ज़ोर ज़ोर से बात करने से फैल सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स मल्टीपल होते हैं। अलग अलग पेशेंट अलग अलग क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करते हैं। मोस्ट कॉमन पेशेंट प्रेजेंट करेगा कि उसे लो ग्रेड फीवर है काफ़ी लंबे समय से, जो कि हफ्तों और महीनों से है। कभी कभी रात में पसीने आने लगेंगे। इसके साथ खाने का मन नहीं करेगा, जिसको हम लॉस ऑफ एपेटाइट कहते हैं। वजन कम होना, जिसको हम लॉस ऑफ वेट भी कहते हैं। कुछ पेशेंट को सिर्फ कफ की कंप्लेन होती है जो 2 या 3 हफ्तों से है। अब वो चाहे ड्राई कफ हो या कफ विथ स्प्यूटम प्रोडक्शन। कभी कभी कफ में खून के धब्बे भी देखे जाते हैं। तो अगर इन सिम्टम्स के साथ कोई भी पेशेंट किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलता है या किसी डॉक्टर से मिलता है तो सबसे पहले उसका चेस्ट एक्सरे होता है। बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे ESR, CRP, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और बलगम की जांच होती है। बलगम की मेनली 3 तरह की जांच होती है: स्प्यूटम AFP, स्प्यूटम कल्चर, और स्प्यूटम जीन एक्सपर्ट या फिर CB नाट। एक बार टीबी पॉजिटिव आ गया तो फिर पेशेंट की 6 महीने की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसमें पहला 2 महीना इंटेंसिव फेज होता है और नेक्स्ट 4 मंथ्स को हम कंटिन्यूएशन फेज कहते हैं। इसमें 4 तरह की दवाइयाँ चलती हैं: रिफैम्पिसिन, आइसोनायाजिड, इथैम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड। ये सारे दवाइयों की डोजेज पेशेंट के वजन के हिसाब से तय की जाती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई पेशेंट जिसको टीबी के सिम्टम्स हैं बट चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है और स्प्यूटम की कोई जांच पॉजिटिव नहीं आई है, तो क्या हमें उसे टीबी की दवाई देनी है या नहीं देनी है? तो इसका जवाब यही है कि हमें इसको भी टीबी ही कंसिडर करना है और टीबी की दवाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि इंडिया में टीबी का बैक्टीरियल लोड बहुत ज़्यादा है। तो हमें एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस। इसके साथ हम पेशेंट का CT स्कैन करा सकते हैं या बाल ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं, और उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा मेन मोटिव यही है कि हमारी कंट्री अभी तक टीबी मुक्त नहीं हो पाई है। अगर ये सिंसियरिटी अवेयरनेस हमारे साइड से नहीं होएगी तो हम कभी भी टीबी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों में से किसी को भी, या आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी कम्युनिटी मेम्बर को ये सिम्टम्स है तो आप अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास जाइए।
जो भी हमने सिम्टम्स बताई है, जो इन्वेस्टिगेशन बताया है वो करवाइए और अगर टीबी निकलता है तो उसका सही उपचार कीजिए। थैंक यू।